तो बेटा जून 2022 वाला पेपर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। पेपर वन कहता है, क्वेश्चन नंबर वन आपसे, AHG is an established business. AHG is an established business. As it has been operating for a long time, it sells garden products including plants and flowers. AHG uses competitive pricing. The business has four managers and 30 other employees. All AHG's managers use delegation. The finance manager is analyzing AHG's statement of financial position as she is interested in its liquidity. An extract is shown in table 1.1. तो जरा देखो इसको भाई। आपके पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है, आपके पास करंट एसेट्स गिवन है, आपके पास करंट लायबिलिटी गिवन है। बेटा जून 2022 का पेपर है ये। डिफाइन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है भाई? शॉर्ट टर्म डेट्स ओड बाय द बिजनेस लेस देन अ ईयर। यूजुअली एक साल से कम के होते हैं ये। ठीक है। आइडेंटिफाई टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई नॉन करंट एसेट में आपके पास बहुत चीजें आ सकती हैं। आपके पास लैंड आ सकता है, आपके पास मशीन आ सकती है, ठीक है, आपके पास फिक्सचर्स आ सकते हैं, आपके पास कार आ सकती है। अच्छा, आप आउटलाइन टू पॉसिबल रीजंस व्हाई लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट टू AHG। अच्छा भाई, आप लोगों के बिजनेस के लिए लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले टू कवर डे टू डे एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है, जितना अच्छा आपकी लिक्विडिटी कंडीशन होगी, जितना अच्छा आपके पास करंट एसेट होंगे, जितने ज्यादा आपके करंट एसेट ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी होंगे, उतना ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल होगा। जितना ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल होगा, आप उतनी आसानी से जो है वो क्या कहते हैं, अपने खर्चों को, डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आपने लिखा हुआ है ग्रोथ। ग्रोथ से बेहतर है कि आप यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंस, टू फाइनेंस द बिजनेस। आप बिजनेस को फाइनेंस करेंगे, बिजनेस के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप इसी पैसे को फर्दर यूज कर सकते हैं, किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सनल ऐसा पैसा है जो कि बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लिख सकते हो इमरजेंसीज, कि कल को अगर बिजनेस को जरूरत पड़ गई, कैश फ्लो आएगा नहीं, कैश फ्लो की बात कर सकते हो, कैश फ्लो आपके पास अच्छा रहना चाहिए। तो इमरजेंसी वगैरह अगर कभी पड़ गई, या कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, या कभी आपने किसी को खर्चे वर्चे आपने पूरे करने हैं, तो आप फौरन से उस चीज को कवर अप कर सकते हो। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ, एक सेकंड, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू AHG ऑफ इट्स मैनेजर ऑफ यूजिंग डेलीगेशन। बेटा मैनेजर जब डेलीगेशन करता है तो उससे आपको क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे पहले आप लिख सकते हो एम्प्लॉय मोटिवेशन। आपको डेलीगेशन के सारे एडवांटेजेस वगैरह लिखवाए हुए हैं, सही है। अच्छा, आपका एम्प्लॉय जो है बेटा वो मोटिवेटेड रहता है। अब आप अपना काम जब फर्दर वर्कर को देते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये आपके पास बेनिफिट होता है कि आपका जो वर्कर है वो ट्रस्टेड फील करेगा, वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट फील करेगा। जब वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट फील करेगा, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस के लिए डिसीजंस भी अच्छे लेगा, डिसीजंस बिजनेस के लिए काम भी अच्छा करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से बिजनेस को क्या फायदा है? कि बिजनेस की कॉस्ट कम होने के चांसेस हैं, बिजनेस को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने के चांसेस हैं, तो ये ओवरऑल बेनिफिट्स जो बिजनेस को मिल रहे हो। दूसरा एडवांटेज आप लिख सकते हो कि रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। भाई वर्कर्स के ऊपर से जो है थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा। वर्कर्स जो हैं वो फर्दर दूसरी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कैन फोकस ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट असाइनमेंट्स, कैन लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स टू डू। ठीक है, आप ये बात कर सकते हैं, उनके पास एक क्वालिटी टाइम आएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा? जब मैनेजर आपके पास दूसरे कामों से इतना ज्यादा टेंशन में नहीं होगा, तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगा, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। तो ओवरऑल आप ये बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकते हैं।
डू यू थिंक कंपैरेटिव प्राइसिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस टू यूज? जस्टिफाई योर आंसर। क्या कंपैरेटिव प्राइसिंग यूज करनी चाहिए एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को? तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें। सबसे पहले तो देखिए, आपने उसको बेनिफिट्स के ऊपर बताना है, पॉजिटिव पॉइंट्स आपने बताया। ठीक है। जब आप कंपैरेटिव प्राइसिंग करोगे, यानी कि आप अपने कंपैरेटर से अगर हल्की सी कम प्राइस रखते हो, फॉर एग्जांपल कंपैरेटर के मुकाबले के अंदर आपकी प्राइस लेवल कम है, तो कस्टमर बेस आपकी बढ़ेगी। आपके पास कस्टमर का आएगा सामान परचेज करने, वो आप सामान परचेज करेगा। ठीक है। आपके पास लॉयल्टी इंक्रीज हो रही होती है, आपके पास लॉयल्टी इंक्रीज होगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बात भी दे सकते हो कि वो इजी टू कैलकुलेट होता है, मगजमारी इतनी नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यार हर बंदा जो है सेम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो हम भी उसके हिसाब से ही चार्ज करेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जरा, और आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो हाउ एवर ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं, तो ड्रॉबैक की आप ये बात करेंगे कि यार जब आप हर चीज ही कंपैरेटर के मुकाबले में बेच रहे हो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है, उससे कंपैरेटर उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट है। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, आपका एक और कंपैरेटर है जो 105 रुपए की बेच रहा है, तो 5 रुपए से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो हाँ, लॉस भी हो सकता है। अगर आप कंपटीशन करने जा रहे हैं, आप प्राइस को कम करने जा रहे हैं, तो चांसेस ऑफ लॉस भी आपके पास बढ़ सकते हैं। सही है। अब ये आपने जब सारी बातें बता दी, अब आप जाएंगे अदर मेथड्स की तरफ। अदर मेथड्स के अंदर आप क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख सकते हो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में, कोई सा भी एक मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर आपकी कॉस्ट हमेशा कवर होती है, वो इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी होता है, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, ये बात आप लिख सकते हो। आपको पता है कि आपका मार्जिन क्या आ रहा है। हाउएवर, अगर आपकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल ज्यादा है, आपकी कॉस्ट, योर कॉस्ट इज ग्रेटर देन कंपैरेटर, तो जाहिर सी बात है आपकी प्राइस भी ज्यादा होगी कंपैरेटर से। जब आपकी प्राइस भी ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि आपकी डिमांड कम हो जाए और आपका कस्टमर जो है वो कंपैरेटर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। कंक्लूजन में आपकी मर्जी है, ड्रॉबैक आप जो लिखना चाहो। अगर आप प्रमोशनल प्राइसिंग के बारे में लिख रहे हो, तो प्रमोशनल प्राइसिंग के बारे में लिख दो, वो आपके ऊपर है, आप जो भी लिखना चाहें। ठीक है। RWB manufactures buses. 1,200 people work in its factory. All employees receive off-the-job training. RWB uses financial reward to motivate its employees. Last year, RWB made a 1.7 million loss. The managing director said there are many external influences affecting our business, including changes in the level of unemployment and the new legal controls over business activities which affect the environment. सबसे पहले लिखा हुआ डिफाइन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको वही जो आपकी नोट्स में डेफिनेशन है कि आपका जो वर्कर है वो कहीं और भेजा जाता है स्पेशलिस्ट मैनेजर्स के पास, आउटसाइड बिजनेस प्रेमिसेस, वहां पे उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है, तो वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। आइडेंटिफाई टू रीजंस अदर देन फाइनेंशियल व्हाई पीपल वर्क। दो रीजन बताएं फाइनेंशियल उसके अलावा कि लोग काम क्यों करते हैं, लोग इसलिए काम करते हैं। सबसे पहले तो सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आप इसकी बात देख सकते हैं कि वो इसलिए काम करते हैं। अच्छा, आप उसके अलावा बोल सकते हैं स्टीम नीड को पूरा करने के लिए वो जॉब कर रहे होते हैं। सही है, ये बात आपने लिख दी है। आउटलाइन टू मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड RWB माइट यूज टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉइज। दो मेथड बताएं RWB यूज कर सकता है टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉइज। पैसों के हिसाब से आपने बताना है। आप बेटा पीस रेट लिख सकते हो, आप बोनस लिख सकते हो, आप टाइम रेट के बारे में लिख सकते हो, आप सैलरीज बढ़ाने की बात कर सकते हो। अब इसमें मैं पीस रेट की बात करूं, इसका काम क्या है? इसका काम होता है बस बनाना। सही है। तो इसने आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड यूज करता है ना, अब आप बस की असेंबली की बात करोगे, फॉर एग्जांपल मैं जितने स्टेयरिंग बनाऊंगा, नहीं नहीं इसमें हाउएवर नहीं आएगा, 4 मार्क। आप इसके अंदर बोलेंगे जी फॉर एग्जांपल अगर मैं बस की स्टेयरिंग बनाता हूँ, तो मैं जितने स्टेयरिंग बनाऊंगा पर स्टेयरिंग के हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे, जितने इंजन बनाऊंगा पर इंजन के हिसाब से मुझे जो है वो पैसे मिलते रहेंगे। इससे वर्कर मोटिवेटेड रहता है, और पैसा है तो वर्कर जो है वो और ज्यादा मेहनत करेगा, काम करेगा। Explain two ways RWB might be affected by new legal controls over business activities which affect the environment.
अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे जो न्यू लीगल कंट्रोल्स हमें बताए गए हैं ना, उसने कुछ ऐसा बताया हुआ तो नहीं है कि आपके न्यू लीगल कंट्रोल हैं क्या। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कोई कंट्रोल लगा रही है टू सिक्योर या टू सेफ इन्वायरमेंट, उसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई पॉलिसीज लेके आ रही होगी जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। यानी कि टैक्सेस वगैरह की बात कर रहा होगा वो, या फिर जी वो प्रोडक्शन के हिसाब से बात कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेनिंग, जो एक सिंपल सा पॉइंट है। कैसे? भाई, अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि जो मेथड आप यूज करते हैं वो काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल। तो अब आप जो है ना डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड यूज करो। जब आप डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारा जो वर्कर काम कर रहा है हमारा जो वर्कर काम कर रहा है, उसको तो नहीं पता ना यार क्या हमारे पास हिसाब किताब चल रहा है, या फिर नया मेथड जो गवर्नमेंट लेके आ रही है वो किस तरीके से करना है, उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जब ट्रेन करेंगे तो उससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और जब बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो बिजनेस को जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट उनका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा मेथड लिख सकते हैं, क्या पता गवर्नमेंट बोले कि आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करो। जब आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करेंगे तो उससे क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे पहले तो आपको यार न्यू मशीन्स लानी पड़ेंगी, क्या पता। आपको स्पेशलिस्ट स्किल्ड लेबर हायर करना पड़ेगा, या फिर स्किल्ड लेबर हायर करना पड़ेगा जिसको मशीन ऑपरेट करनी आती है। अब जब वो स्किल्ड लेबर को हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको वेजेस भी पहले के मुकाबले में ज्यादा देनी पड़ेंगी, जिससे बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज होगी। और बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, क्या पता अगर मेरी फैक्ट्री दरिया के पास है। अफेक्ट पॉजिटिव, हाँ हाँ बेटा, अफेक्ट का मतलब है पॉजिटिव भी बता दो नेगेटिव भी बता दो, कोई मसला नहीं। आप कह सकते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फैक्ट्री है किसी हाईली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, या फिर कोई समंदर वगैरह या नदी के पास है, तो गवर्नमेंट क्या पता बोल सकती है माइट आस्क अस टू रिलोकेट। ठीक है, गवर्नमेंट माइट आस्क अस टू रिलोकेट, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या पता रेंट और पड़ जाए, बिजनेस को वापस से रिनोवेशन करवानी पड़ेगी, बिजनेस को वापस से जी क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्री का वापस इसको लाना पड़ेगा। Do you think a reduction in the level of unemployment always benefits business? Justify your answer. बेटा, जब आपके मुल्क में बोला ना रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन का मतलब ये है कि लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब इससे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बेनिफिट्स ये होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बूम की तरफ। जब हम लोग बूम की तरफ जा रहे हैं, लोगों के पास इनकम आ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों की कंजम्पशन यानी कि स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। उससे क्या बढ़ रहा होगा? आपका एग्रीगेट डिमांड। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी पर हेड इंक्रीज होगा, ये लिख दो, जीडीपी पर हेड आपका इंक्रीज हो रहा होगा। जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या आपका जीडीपी पर हेड बढ़ेगा, लोग करेंगे स्पेंडिंग, सही है, और जब लोगों की स्पेंडिंग करेंगी तो आपके बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होंगी, आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ये बात आप लोग बताएं। ठीक है, इसके बारे में आपने बता दिया। अच्छा, आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। हाउएवर, नेगेटिव पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, यानी कि हमारे पास सप्लाई ऑफ वर्कर कम हो जाएगी। जब हमारे पास सप्लाई ऑफ वर्कर कम होगी तो उससे हमारे पास क्या नुकसान होगा कि हमारे पास वेज रेट बढ़ेगा। वेज रेट बढ़ने से बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ओवरऑल, और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। अब कंक्लूजन में आप बता दें आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो आपके पास स्पेंडिंग वगैरह आ रही है, सेल्स आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो ओवरऑल बेनिफिट है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, CSW manufactures electrical products including cameras. The business is developing new products. The managing director knows that the stage of the product life cycle can influence CSW's marketing decision about promotion. He is analyzing data for one of its products. An extract is shown in table 3.1. The business would also like to introduce flow production to the factory. आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह सारी चीजें गिवन है। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई वन बेनिफिट एंड वन कॉस्ट टू अ बिजनेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट।
बेटा बेनिफिट बेनिफिट, आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या होगा, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन आएगी। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन आएगी। ठीक है, आपका सेल्स बढ़ सकते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपने बता दी। कॉस्ट आप लिख सकते हो, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। आपको ट्रायल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, वो कॉस्ट आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर 2021, शो योर वर्किंग। बेटा ब्रेक इवन लेवल निकालने के लिए ना आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है 120 और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 40। तो 120 माइनस 40, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 80 का आ गया। आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखें 2 लाख डिवाइडेड बाय 80। तो बेटा आपके पास कंट्रीब्यूशन, सॉरी, जो आपके पास ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट आ गया वो कितना आ गया? 2500 आ चुका। ठीक है, तो आपको यूनिट शो करनी। आउटलाइन टू वेज CSW would increase its margin of safety। हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि हम लोग ब्रेक इवन से किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग किस तरीके से इतनी सेल मार लें कि हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब इसको फॉर्मूले से ही देख लो ना यार, इसको फॉर्मूले से ही देख लो। देखो, अगर मेरे पास, मुझे अपना ब्रेक इवन पॉइंट कम करवाना है, यानी कि मुझे 2500 से कम करवाना, फॉर एग्जाम्पल 1000 पे लाना है या 1500 पे लेके आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं इसको कम कर दूं या तो मैं इसको बढ़ा दूं, यही दो रास्ते ना मेरे पास। अब सुने किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे आए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कम करो। आपके पास फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपया है, इसको कम करो। किस तरह कम कर सकते हैं आप? आपके पास अगर लैंड लैंड बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा आपके पास जमीन है, तो आप उस जमीन से हट के दूसरी जमीन पे चले जाओ, छोटी जमीन पे चले जाओ। आप अपने ओवरहेड्स को कम करो, आप अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज जो सैलरी के बेसिस पे हैं, उनको फारिग करो। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आप अपना रेवेन्यू को बढ़ाओ, या रेवेन्यू नहीं, सॉरी, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस वो है ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या तो अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस को आप जब बढ़ाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट था पहले 80 था, आप बोलेंगे कि यार इसको 80 से इंक्रीज करो, ऊपर की तरफ लेके जाओ। इससे भी आपका जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा। या आप लोग कह सकते हैं कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी 40 की चल रही है उसको 40 से कम करो। आप चीप मटेरियल यूज कर लो, आप जो है वो सस्ता सप्लायर यूज कर लो। ठीक है। Explain two ways in which the stage of the product life cycle might affect CSW's marketing decision about promotion। बोलता है कि यार एक बात बताओ, आपके पास किस स्टेज के हिसाब से आप जो है वो अपना न्यू प्रोडक्ट नहीं आएगा बेटा, हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। बोलता है कि आप एक बात बताओ कि आप किस स्टेज के हिसाब से किस तरह की मार्केटिंग करवाओगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ इंट्रोडक्शन, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा? आप बोलेंगे कि यार हम लोग जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट अवेयरनेस। हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि लोगों को बेटा पता तो चले, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि लोगों को पता तो चले कि यार हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर है। हम लोग इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे ताकि लोगों को पता चले कि यार हमारा प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर आ रहा है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स हैं, अब उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इस तरह से हमारे पास काम होता है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं। जब तक आप लोगों को नॉलेज नहीं दोगे तब तक लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप उसको बता सकते हैं। आप कस्टमर को परसुएट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आप ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे। दूसरा रास्ता आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं कि ग्रोथ की अगर चलें बात देने, ग्रोथ में आप यूज करते हैं परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। आप ग्रोथ में परसुएसिव यूज करोगे ताकि आपके पास जो करंट सेल्स है वो और ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो।
वो फर्दर एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। अभी आप ग्रोइंग स्टेज के ऊपर, आप कंपैरेटिव मार्केट में बैठे हुए, आप कस्टमर्स को एक ऐसी चीज दे रहे हो जो शायद आपका कंपैरेटर नहीं दे रहा, तो आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं। जब आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं तो आप भाई उसको अब ज्यादा परसुएट करो, मेजोरिटी पैसा लगाओ, खर्चा करो, स्पेंड करो एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो ब्रेक इवन है, यानी कि जो आपका ब्रेक इवन कितने का था, 2500 का था ना। हाँ। वो ब्रेक इवन जो 2500 का था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास स्पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जल्दी अपने जल्दी पहुंच जाएंगे अपने ब्रेक इवन के पास। आप जल्दी इजीली रीच कर सकते हैं अपने ब्रेक इवन को, ये बात आप उसको बताओ। ठीक है। ग्रोथ पे न्यू प्रोडक्ट लाते हैं, नहीं बेटा, ग्रोथ पे न्यू प्रोडक्ट नहीं लाते, लाजमी नहीं है, और उसका अपना हिसाब किताब होता है। अब आप इसके अंदर डिक्लाइन की भी बात कर सकते हो कि आज अब डिक्लाइन पे आ गई एक स्टेज, यानी कि अब वो प्रोडक्ट मरने वाला है। नहीं, यानी एक्सटेंशन की बात नहीं करोगे यहाँ पे। अब एक प्रोडक्ट मरने वाला है तो गवर्नमेंट, सॉरी, जो बिजनेस है वो क्या कर सकता है, वो एडवर्टाइजिंग छोड़ दे। उसको पता है यार अब इसका कोई फायदा तो है नहीं स्पेंड करने का, तो बेहतर है गलत करो, छोड़ो, जो हो रहा है होता रहे। डू यू थिंक फ्लो प्रोडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट्स बताने। एक स्मूथ ऑपरेशन के अंदर आपका काम होता रहता है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही होती है, आपको जो है वो आउटपुट ज्यादा आपका इंक्रीज हो रहा होता है। सही है। आपका आउटपुट बढ़ा हुआ होता है, आपकी यूनिफॉर्म क्वालिटी चल रही होती है। कैपिटल इंटेंसिव आप लोग होते हैं, तो आप लोग, एक सेकंड रुकिएगा। जी सॉरी। अच्छा। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर। एक मिस्टेक से वो तो मेरा ड्रॉबैक है ना, उसमें जाएंगे। अच्छा। जी सारा, बोले। अच्छा, आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं
कि अब जब आपकी मशीन आ गई है तो आप एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन चुके हैं। आप जब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन जाएंगे आपको इतना ज्यादा लेबर रखने की जरूरत नहीं होगी। लेबर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। जब इतना ज्यादा आपके पास लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उससे आपकी वेजेस वगैरह कम होती हैं और आपको बार बार उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउएवर इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती एज सच। कैपिटल पे इंटरेस्ट ज्यादा। कैपिटल पे आप इंटरेस्ट की बात कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कॉस्ट की आप बात कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि आपको वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके खर्चे आपके पास पड़ रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग कहते हैं कि अगर एक मशीन खराब हो गई, जो आपने मुझे पॉइंट बताया था, पूरा प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा अगर आपकी एक मशीन खराब हो गई तो। प्रोडक्शन विल स्टॉप ड्यू टू इनकन्वीनियंस। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे और किसकी बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे बैच की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे जॉब प्रोडक्शन की बात कर सकते हो। उनका एक एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज आप लिखेंगे और तो है ना वो आप यहाँ पे फिर उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। यार ये क्या है इस point? सही है जी, तो ये बातें आप यहाँ पे उसको करके अपना आंसर को एंड कर सकते हो। बेटा आपको वो तो करना है ना, कंपेयर तो करना है ना। एक आपके साथ कंपेयर तो आप करेंगे ना। सही, अब आगे आए। क्वेश्चन नंबर 4। Tom wants to leave his job to become an entrepreneur. He and his sister plans to start a window cleaning business. Tom has been told that new businesses are a greater risk of failure than established businesses. Tom has to decide whether a partnership is suitable form of business organization for the new business. He has calculated the business will need $700 as a startup capital. Tom knows that every decision he makes will have an opportunity cost. गलत कंपेयर करने पे और ना करने पे एक जितने ही मार्क्स कटेंगे। बेटा गलत आप कंपेयर वैसे तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है, इतना तो आपको आता ही है सारी चीजें। ना करने पे हाँ कुछ रिडक्शन हो सकती है। डिफाइन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि रिस्क टेकर होता है, कंबाइंस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज और सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट। खत्म। Opportunity cost is the next best alternative for gone choosing one item, choosing another item instead of one। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, alternative use आप लिख सकते हैं। Identify 4 reasons why a business might be a greater risk of failure than an established business। क्यों फेल हो सकता है भाई? लैक ऑफ फाइनेंस। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैक ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी आपके पास कम होती है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो कंपटीशन ज्यादा है, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। कंपटीशन आपके पास ज्यादा है। लो कस्टमर बेस आप ये लिख सकते हैं, नो रेपुटेशन ये बात आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन टू सुटेबल सोर्सेज ऑफ स्टार्टअप कैपिटल टॉम्स बिजनेस माइट यूज। दो सुटेबल सोर्सेज बता दें स्टार्टअप कैपिटल के, टॉम जो है वो यूज कर सकता है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं ओन सेविंग। ओन सेविंग के अंदर अब आपको जो है क्या बेनिफिट मिलेगा भाई? बेटा माइक्रो फाइनेंस अलग चीज है, ओन सेविंग अलग चीज है, तो इसको लिंक नहीं करना आपस में। अच्छा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच दे, सेल कर दे, या अपना पर्सनल पैसा लगा दे। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि उसने किसी को ओनरशिप नहीं देनी। नो ओनरशिप ट्रांसफर। सही है। नो नीड टू गिव शेयर टू एनीवन। बट ड्रॉबैक आपके पास क्या होगा कि इफ अ बिजनेस incurs लॉस या फिर अ बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल, टॉम विल हैव टू सफर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, टॉम विल हैव टू सफर ऑल द लॉसेस। ठीक है। सोर्स टू आप लिख सकते हैं लोन। लोन आपको जल्दी मिल जाता है, इजी होता है। सही है। आपको फौरन से कैश मिल जाता है, हाउ एवर हैज टू पे बैक, हैज टू बी पेड बैक। ठीक है। आपको जी सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। आपको जी क्या कहते हैं,
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये बात आप कह सकते हो। आपके बिजनेस के अंदर गेयरिंग इंक्रीज हो जाएगी, ये बात आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, सेविंग इतनी ज्यादा नहीं होती, ये भी आप ड्रॉबैक लिख सकते हैं। डू यू थिंक अ पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ न्यू बिजनेस? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा पार्टनरशिप क्यों बेनिफिट होता है आपके लिए, बेनिफिशियल किस किस तरह हो सकता है? सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके पास बढ़ जाती है, वो शेयर हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आपके पास बढ़ जाती है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होंगी तो आपकी चांसेस ऑफ मिस्टेक, चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे, आप दूसरे दूसरे कामों में फोकस कर सकते हैं, आप उसको और अच्छे तरीके से स्पेशलाइज कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और जी हमारे पास जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि यार प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा तो यार हो सकता है कोई बंदा ज्यादा काम करे, कोई बंदा कम काम करे, तो एंड में दोनों का पट्टा हो जाएगा, मैंने तो इतना काम किया, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। अब सोल ट्रेडर की हम लोग यहाँ पे एक और मिसाल लेंगे, क्योंकि उसने बोला कि यार बताओ कि सिर्फ यही हमेशा बेस्ट होता है, और टॉम जो था वो सोल ट्रेडर की तरफ भी जाने का सोच रहा था। तो सोल ट्रेडर के बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ओनर, ओन बॉस, ठीक है, किसी को आपने जवाब नहीं देना, सिंपल होता है, इजी होता है। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है कि आप उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं इकट्ठी कर सकते, आप जो है वो हर बंदा हर काम में स्पेशलाइज नहीं होता, तो नॉट स्पेशलाइज इन एवरीथिंग इन एवरी टास्क, ये बात आप लिख देंगे उसको, सही है। फिर एंड में आप लिख देंगे कंक्लूजन के, यार देखो मेरे हिसाब से तो यार ये बेस्ट है कि हाँ पार्टनरशिप ठीक है, कर लेना चाहिए, कि वैसे भी पार्टनरशिप कंसिडर कर रहा था ना वो, यहाँ पे पार्टनरशिप तो कंसिडर कर रहा है ना, पार्टनरशिप कर लो भाई। समझ में आ गई है बात? क्लियर है? पार्ट अच्छा सर, बीच में नेट बंद हो गया था, हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर में से कोई एक चीज, जी हाँ। मतलब बताना है आपने कि पार्टनरशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसके अलावा और भी कोई मेथड है जिससे आप कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ गई है बात? चले जी, अल्लाह हाफिज।